आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आडवाणी जी ने किया, नितिन गडकरी जी ने किया, उसमें सुषमा जी, अरुण जेटली जी, उसमें उत्तराखंड के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी, कोश्यारी जी, निशंक जी तथा मैं वहाँ पर मौजूद थे। हमारी वार्ता का मुख्य बिंदु था श्रीनगर में जो योजना है उत्तराखंड में, उसमें एक स्थान है धारी देवी, जो कि उत्तराखंड की रक्षक देवी मानी जाती है और वो गंगा की धारा में स्थित है। आपको स्मरण होगा कि मुंबई के हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में हमने अविरल, निर्बाध तथा निर्मल गंगा का संकल्प पारित किया है। उसी के अंतर्गत ये धारी देवी का मसला भी उठा। श्रीनगर की जो जल विद्युत परियोजना है, इसके मूल प्रस्ताव में ये 200 मेगावाट की थी, तो धारी देवी डीपीआर के अंदर मेंशन नहीं हुई। जो इसका प्रस्ताव बना उसमें इसका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि ये डूब क्षेत्र में नहीं आई। दोबारा उन्होंने इस परियोजना को बढ़ा लिया और लगभग 350 मेगावाट का कर लिया, लेकिन चूंकि मूल प्रस्ताव में धारी देवी का जिक्र नहीं हुआ, तो दूसरे बढ़े हुए प्रस्ताव में भी धारी देवी का जिक्र नहीं हुआ। जबकि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी है। बद्री और केदार जाने वाले यात्री की कुशलता के लिए वहाँ प्रार्थना की जाती है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। और इसलिए मैंने पिछले वर्ष गंगा अभियान का प्रारंभ करते हुए धारी देवी को लेकर के अनशन किया था। धारी देवी को परियोजना को पूरा करते हुए भी यथावत बनाए रखा जा सकता है। इसके लिए हमारे पास में 2 उदाहरण हैं। एक मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध का, जहां सिंगाजी महाराज की जीवित समाधि को बचाया गया था, और दूसरा है कर्नाटक का। कर्नाटक में कृष्णा और मलप्रभा नदी के संगम पर कुडल संगम नामक स्थान पर लिंगायत समुदाय के जो संस्थापक गुरु बसवेश्वर जी हैं, उनकी समाधि है। और उनकी समाधि को जिस प्रकार से संरचना करके बचाया गया, उसी प्रकार की संरचना से और बहुत कम खर्चे में ये काम हुआ। इसी प्रकार से धारी देवी को बचाना और आसान है, क्योंकि धारी देवी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जबकि गुरु बसवेश्वर की जो समाधि है वो पहले ही बहुत गहराई में नीचे की तरफ थी। और इसलिए जब मैंने अनशन किया था तो निशंक जी ने धारी देवी को यथावत बनाए रखने के आश्वासन के साथ मेरा अनशन तोड़वाया था। उसके बाद में भी धारी देवी को बचाए रखने का कोई उपक्रम नहीं हुआ, और अभी कुछ दिनों से धारी देवी के आसपास काम शुरू हो गया। तब आडवाणी जी, सुषमा जी सब इस विषय को लेकर के चिंतित हुए, क्योंकि हमने गंगा को अविरल और निर्बाध बनाने का जो प्रस्ताव पारित किया है, संकल्प पारित किया है, उसके पीछे यह भी मनोभाव है कि आस्था और विकास का मेल करके चलना होगा। और यदि हम आस्था के स्थानों को बचा सकते हैं डूब में आने से, थोड़ा बहुत खर्चा करके, तो बचाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के अंतर्गत धारी देवी पहला उदाहरण बने। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को, प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि सभी पहलुओं को वो दिखवाएंगे और ये पूरा प्रयास होगा कि धारी देवी की स्थिति को, जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ने मुझको लिखित में आश्वासन दिया था, उसी के अनुसार धारी देवी को यथावत बनाए रखने का प्रयास होगा। लेकिन इससे भी आगे गंगा को अविरल, निर्बाध और निर्मल हरिद्वार से ऊपर
अविरल और निर्बाध, और हरिद्वार से गंगा सागर तक निर्मल। अविरल और निर्बाध होने में समस्या नहीं है। गंगा की अविरल धारा होते हुए भी परियोजनाएं बन सकती हैं, गंगा की निर्बाध धाराएं होते हुए भी परियोजनाएं बन सकती हैं। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें मंदाकिनी या अलकनंदा, जो कि गंगा की सहयोगी नदियां हैं, उनको टनल में डाला गया है और इस नियम का उल्लंघन किया गया है कि कितना पानी बाहर छोड़ना है ताकि जो मूल धारा है वो सूखे ना। वो मैं जयंती नटराजन जी के नोटिस में लाई हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे ये बताना भूल गया कि आज प्रधानमंत्री जी के साथ में उनकी सहयोगी जयंती नटराजन जी भी इस वार्ता में मौजूद थी, जो कि वन और पर्यावरण की मंत्री हैं, और उनके साथ दोनों विभागों के प्रधानमंत्री कार्यालय के और वन और पर्यावरण विभाग के अधिकारीगण भी वहाँ मौजूद थे। तो इसलिए गंगा अविरल हो और निर्बाध हो, यह एक सुखद संयोग है कि 1912 में मदन मोहन मालवीय जी ने, जब अंग्रेज़ों ने पहला बांध बनाया हरिद्वार में, तो मदन मोहन मालवीय जी ने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, और ये 2012 है। और यह भी संयोग है कि मदन मोहन मालवीय जी की 150वीं जयंती का ये वर्ष भी है। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की फिर अंत में 2016 में, और वो ट्रीटी थी कि बांध बने लेकिन गंगा की एक धारा अविरल होगी और निर्बाध होगी, वो धारा सूखनी नहीं चाहिए, उसमें इतना पानी छोड़ना चाहिए कि वो धारा सूखे ना। जब 1916 में जब क्रूड टेक्नोलॉजी थी तब इस नियम का पालन किया गया। तो आज जब इतनी सटल सूक्ष्म हमारे पास में टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो अब तो हम गंगा को अविरल और निर्बाध बनाए रखते हुए भी परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की परियोजनाओं का विरोध नहीं करती है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, और यदि परियोजनाओं से उत्तराखंड के विकास में मदद मिलती है, देश को मदद मिलती है, तो हमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हमारा कहना इतना ही है कि माँ का दूध पीना है, माँ का खून नहीं पीना है। गंगा का अस्तित्व भी बना रहे और गंगा का विकास की दृष्टि से जितना उपयोग हो सकता है वह भी हो जाए। यह बातें भी हैं जो उस मेमोरेंडम में हमने इन बातों का भी जिक्र किया है। इसी संबंध में गंगा की निर्मलता जो बहुत कठिन और जटिल है, अविरलता की समस्या का तो निदान हो जाएगा। मैं अभी श्रीनगर गई थी, लगातार ये चर्चा आई, मुझे माफ़ करें थोड़ा बताना पड़ रहा है, ये बात बार बार आ रही थी कि वहाँ पर धारी देवी के डुबोने के समर्थन में श्रीनगर के लोग हैं। मैं श्रीनगर के लोगों से खुद मिली जाकर के, और मैंने उनको कहा कि यदि धारी देवी को बचाए रखते हुए भी परियोजना बन सकती है तो क्या आप चाहेंगे कि धारी देवी डूबे? उसमें पूरे श्रीनगर के लोगों ने मेरा साथ दिया, और पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए धारी देवी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए जब ये बात सुनिश्चित हुई तो मैंने देखा कि उत्तराखंड का वातावरण बदला। दूसरी समस्या जो गंगा की है, निर्मलता की, प्रदूषण की, भयानक प्रदूषण से गंगा की अविरलता प्रयाग में रुक गई, वाराणसी में रुक गई, कानपुर में रुक गई, कलकत्ता में रुक गई। इतना भीषण प्रदूषण है और गंगा बेसिन अथॉरिटी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। और इसलिए इस दृष्टि से एक योजना है, एक यात्रा प्रस्तावित है 24 अगस्त से 21 अक्टूबर तक। 24 अगस्त से 21 अक्टूबर तक गंगा सागर से गंगोत्री तक मेरी एक यात्रा प्रस्तावित है, जिसके बारे में अंतिम निर्णय 15 जुलाई के बाद में लेंगे और उसके पूरे विस्तार के साथ आपको वो बता दिया जाएगा। उसमें मुख्य बिंदु होंगे गंगा के अविरलता के, गंगा के निर्बाध अविरलता के, और गंगा के साथ ही साथ में उन स्थानों के जो आस्था के साथ में जुड़े हुए हैं और जिनको डूबने से बचाया जा सकता है। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो सारे पहलुओं पर विचार करेंगे और हमें अवगत कराएंगे। हमारे साथ में वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी जी भी मौजूद हैं, और उत्तराखंड के प्रभारी हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष थावरचंद गहलोत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, महामंत्री थावरचंद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न करना हो तो मुझसे कर लीजिए। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, जो परंपरागत नेता नहीं कहते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगी, गंगा एक ऐसा विषय है
जिसमें सारे समाज को आगे आना होगा, उसमें मीडिया को भी आगे आना होगा। हमारी बातों से गलतफहमियों का निर्माण ना हो जाए। जैसे हम उत्तराखंड की किसी परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि गंगा अविरल और निर्बाध बहनी चाहिए। और हमारा कहना है कि खुद IIT रुड़की की एक रिसर्च की एक पेपर बाहर आई है, पत्रकार वहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम की, जिसमें उन्होंने कहा है कि गंगा में परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट बनाते हुए भी अविरल और निर्बाध गंगा हो सकती है। भागीरथी भी अविरल और निर्बाध हो सकती है, मंदाकिनी भी अविरल और निर्बाध हो सकती है, अलकनंदा भी अविरल और निर्बाध हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है तो हम उस चीज़ का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उसकी अनदेखी क्यों कर रहे हैं? और इसमें समाज जीवन के जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं, जो वातावरण का निर्माण करते हैं, उसमें आपकी अहम भूमिका है। इसलिए मेरी आप लोगों से भी अपील है कि धारी देवी को बचाने की बात हो या गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की बात हो, उसमें भी हमारे विषय का सही प्रस्तुतिकरण हो, ताकि राष्ट्रीय वातावरण गंगा के पक्ष में बने और हम गंगा को अविरल, निर्मल और निर्बाध बना सकें। ये भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प है ही, ये राष्ट्रीय संकल्प भी है, संत समाज का भी संकल्प है। और आप ठीक से विषय का प्रस्तुतिकरण कई जगह पर शुरू हो गया है और आगे भी शुरू हो जाएगा, तो हम निश्चित रूप से इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। अब आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहें तो मैं बताऊंगी।